हमारा मेन कैरेक्टर शिया, जो एक प्लेन क्रैश का इकलौता जिंदा बचा इंसान था, जंगल में पानी की तलाश में भटक रहा था। उस हादसे में उसने अपने माता पिता को भी खो दिया था। कई घंटों तक बिना खाना और पानी के भटकते रहने के बाद उसका शरीर जवाब देने लगा और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। तभी अचानक आंख पर पैच लगाए एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर उसके सामने आया और उससे पूछा कि क्या वो जीना चाहता है। शिया ने कमजोर आवाज में हाँ कहा। तब उस आदमी ने साफ बता दिया कि अगर वो उसके साथ गया तो उसे ऐसी खतरनाक और दर्द भरी लड़ाइयों वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी कि उसे यहाँ मर ना पाने का पछतावा होगा। जब वो आदमी उसे बचाकर ले जाने लगा तब उसके साथी सैनिक उसे रोकने लगे और कहने लगे कि वे लोग मिशन के बीच में हैं और ऐसे बेकार बच्चे को साथ ले जाने से सिर्फ परेशानी बढ़ेगी। लेकिन वो आदमी गुस्से से उन पर चिल्लाया और बोला कि वो अपने से कमजोर लोगों के आदेश नहीं मानता। उसी दिन से कैप्टन कुही शिया का नया पिता बन गया। बेस पर लौटने के बाद गुजू ने शिया के हाथ में एक रिवॉल्वर दिया और कहा कि अब ये उसकी जिंदगी का हिस्सा है, उसे इसी के साथ जीना है और जरूरत पड़ने पर किसी के साथ मरना भी है, लेकिन अभी उसकी मौत बहुत दूर है। इसके बाद उसने शिया को खाना और पानी दिया और कहा कि खाना खत्म होते ही उसकी वॉरियर बनने की जिंदगी शुरू हो जाएगी। ये सुनकर शिया हैरान रह गया। खाना खत्म होने के बाद गुजू ने अपना असली प्लान बताया। वो अगले 5 सालों में शिया को एक खतरनाक और पूरी तरह ट्रेन्ड वॉरियर बनाना चाहता था। गुजू दुनिया भर में गुरिल्ला ऑपरेशंस चलाने वाला एक बेहद खतरनाक कॉम्बैट प्रोफेशनल था और जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। उसने शिया को हर दिन बेहद कठिन और दर्दनाक ट्रेनिंग से गुजारना शुरू कर दिया। गुजू ने शिया को सिर्फ मार्शल आर्ट्स ही नहीं बल्कि हर तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी। धीरे धीरे शिया इतना खतरनाक और ताकतवर बन गया कि यूनिट का कोई भी आदमी अब उसे बेकार बच्चा कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान शिया ने सिर्फ एक स्नाइपर शॉट में जंगली सुअर को मार गिराया और उसे अकेले उठाकर बेस तक ले आया। ये देखकर पूरी यूनिट उसकी टैलेंट देखकर दंग रह गई, क्योंकि वो अभी सिर्फ 10 साल का था। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि उसमें कैप्टन से भी ज्यादा टैलेंट है। उस कैप्टन की जिसके बारे में मशहूर था कि वो 1 किलोमीटर दूर से हिरन की दाहिनी आंख पर गोली मार सकता है। 12 साल बाद दुश्मन के कैंप में सैनिक एक खतरनाक मर्सनरी के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम क्रिम्सन था। उनके मुताबिक क्रिम्सन ऐसा मास्टर स्नाइपर था जो 2 किलोमीटर दूर से मच्छर की बाईं आंख पर भी गोली मार सकता था। ऐसे दुश्मन के सामने आने का मतलब सीधा मौत था। तभी एक नया रिक्रूट इस बात पर हंसने लगा और बोला कि यह सब सिर्फ अफवाह है। लेकिन अगले ही पल अचानक कहीं से स्नाइपर बुलेट आई और सीधा उसके सिर में घुस गई। पूरा कैंप डर और अफरा तफरी में डूब गया, क्योंकि वे लोग अपनी ही आर्मी टेरिटरी के अंदर थे, इसलिए उन्हें यकीन था कि वहां कोई दुश्मन घुस ही नहीं सकता। तभी दूसरी गोली चली और इस बार उनका जनरल मारा गया। दूसरी तरफ दूर एक स्काई स्क्रेपर के ऊपर बैठा क्रिम्सन यानी शिया आराम से पूरे कैंप को खत्म कर रहा था। उसे 50,000 के बदले मिशन मिला था कि जनरल को मारना है और दुश्मन की यूनिट को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। मिशन पूरा होने के बाद जब वो अपने बूढ़े आदमी यानी गुजू के पास लौटने लगा तभी पास की एनिमी यूनिट ने उसे देख लिया और तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ी। मजबूर होकर शिया ने अपना रिवॉल्वर निकाला। उसे देखकर दुश्मन हंसने लगे और उसे बिगिनर समझने लगे, लेकिन उन्हें रिवॉल्वर की 3 सबसे बड़ी खूबियों के बारे में नहीं पता था। पहली, ये कभी जैम नहीं होता। दूसरी, इसमें बड़े कैलिबर की बेहद ताकतवर बुलेट्स इस्तेमाल हो सकती है। और तीसरी, इसे बैटलफील्ड की गॉडेस का डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है। सिर्फ 3 गोलियों में शिया ने पूरी यूनिट को खत्म कर दिया और अपनी ताकत साबित कर दी। उसके बाद गुही हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंचा और उसे निकाल कर ले गया। चॉपर में गुजू ने उसे इस युद्ध में तीसरा जनरल मारने की बधाई दी, लेकिन साथ ही उसका नया मिशन भी बताया। इस बार शिया को जापान जाना था। शिया ने सोचा शायद उसे प्राइम मिनिस्टर या किसी बड़े आदमी की हत्या करनी होगी, लेकिन गुजू ने बीच में रोकते हुए कहा कि इस बार उसे एक प्रेस्टिजियस हाई स्कूल में टीचर बनकर जाना है, क्योंकि शिया 5 भाषाएं आसानी से बोल सकता था। इसलिए उसका अंडरकवर मिशन इंग्लिश टीचर बनकर स्कूल में घुसना था। कुछ समय बाद उसके लिए फेक आईडी तैयार की गई और उसे नया नाम दिया गया। इसके बाद वो जापान जाने वाली फ्लाइट में बैठ गया और सोचने लगा कि इस बार उसके सामने कैसी मुश्किलें आने वाली है। जापान पहुंचने के बाद शिया सबसे पहले एक कन्वीनियंस स्टोर में खाना खाने गया। वहां के खाने का टेस्ट, साफ पैकेजिंग और सबसे ज्यादा उसकी सस्ती कीमत देखकर वो काफी इम्प्रेस्ड हुआ। लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो था वहां का शांत माहौल। चारों तरफ लोग डेट पर जा रहे थे, पिकनिक मना रहे थे या बस खुशी से जिंदगी जी रहे थे। ये देखकर शिया सोचने लगा कि इतने शांत देश में आखिर उसका मिशन क्या हो सकता है। खाना खत्म करने के बाद वो उस सेफ हाउस में पहुंचा जो उसके लिए तैयार किया गया था। वो एक हाई क्लास रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद स्काई स्क्रेपर के अपार्टमेंट में रुकने वाला था। अपार्टमेंट स्कूल के भी काफी करीब था। अंदर घुसते ही शिया को कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन फिर भी वो आराम से बैठ गया। तभी अचानक पीछे से एक आदमी नाइफ लेकर उस पर हमला करने दौड़ा, लेकिन अपनी शार्प सेंसेस की वजह से शिया पहले ही उसे पहचान चुका था। उसने तुरंत पानी की बोतल उठाकर
उसकी आंखों की तरफ फेंकी ताकि उसका विजन डिस्टर्ब हो जाए और अगले ही पल उसके चेहरे पर जोरदार पंच मार दिया। आदमी हैरान रह गया। फिर भी उसने नाइफ से हमला करने की कोशिश की, लेकिन शिया ने आसानी से बचते हुए उसका नाइफ नीचे गिरा दिया। उसकी रॉ स्ट्रेंथ देखकर वो आदमी समझ गया कि उसके सामने खड़ा इंसान वही लेजेंडरी क्रिम्सन है। शिया ने उसका गला पकड़कर पूछा कि वो कौन है। आदमी ने तुरंत सरेंडर करते हुए कहा कि उसने अकेले लेजेंडरी क्रिम्सन को हराने की सोचकर खुद को जरूरत से ज्यादा समझ लिया था। शिया ने घमंड से कहा कि अगली बार कम से कम 5 लोगों की टीम लेकर आना। तभी अचानक पीछे से एक जवान लड़की पिस्टल उसके सिर पर तानकर उसे हिलने से मना करती है, लेकिन शिया बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं होता और आराम से कह देता है कि पिस्टल का हैमर कॉक ही नहीं किया गया। अगले ही पल शिया पलटकर इंस्टेंट उसकी गन पकड़ लेता है और उसे अगली बार ज्यादा सावधान रहने को कहता है। लड़की उसे सलाह के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन कहती है कि उन्हें उसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि वे दोनों यहाँ सिर्फ उसे रियल सपोर्ट देने आए हैं। इसके बाद वे अपना परिचय देते हैं। उनका नाम ओल्हाइम और मीन था। ओल्हाइम आर्ट टीचर बनकर एकेडमी में घुसेगा ताकि शिया को सपोर्ट दे सके और उसे वहां की कल्चर में ढलने में मदद कर सके। वहीं मीन स्टूडेंट बनकर शैडोज से उसकी मदद करेगी। शिया बताता है कि वो अपार्टमेंट में घुसते ही उनकी प्रेजेंस महसूस कर चुका था और बस ये देखना चाहता था कि वे कितने केपेबल हैं। वो पूछता है कि क्या उन्होंने जानबूझकर इतना कमजोर अटैक किया था ताकि उसे टेस्ट कर सके, लेकिन दोनों का कॉन्फिडेंस टूट जाता है क्योंकि वे सच में पूरी ताकत लगा रहे थे। जब वे उससे पूछते हैं कि क्या उसके कोई सवाल है, तब शिया मीन से पूछता है कि वो टीनेजर कैसे लगेगी, जबकि वो साफ तौर पर 20s में दिखती है। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाती है। फिर वो समझाती है कि उसकी स्किन इतनी स्मूथ है कि जापानीज हाई स्कूल गर्ल्स के बीच वो अलग नहीं दिखेगी। ओल्हाइम बीच में बोल पड़ता है और मीन से कहता है कि वो खुद की इतनी तारीफ करना बंद करें। ये सुनते ही वो फिर से चिढ़ जाती है। इसके बाद दोनों शिया को मिशन की पूरी जानकारी देने लगते हैं। उनका असली लक्ष्य अकेडमी में घुसकर साकुरा को कुजो की सुरक्षा करना था, जो एक ग्लोबल मिलिट्री कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट की बेटी थी और उसी स्कूल में पढ़ती थी। ये कंपनी सीक्रेटली जापान की सबसे बड़ी मिलिट्री कॉरपोरेशंस में से एक थी, जो रॉकेट से लेकर बुलेट्स तक हर तरह के वॉर इक्विपमेंट बनाती थी। कहा जाता था कि ये कॉरपोरेशन पड़ोसी देशों का इस्तेमाल करके जापान के आर्म्स एक्सपोर्ट रूल से बच निकलती थी और जब तक ये हथियार सिर्फ पश्चिमी देशों तक सीमित थे तब तक कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन अब रिपोर्ट्स मिली थी कि प्रेसिडेंट कुजो सीक्रेटली कम्युनिस्ट देशों को भी हथियार भेजना शुरू कर चुका है, जो आगे चलकर दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। इसी वजह से दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस अब उसके पीछे पड़ चुकी थी और सबसे आसान तरीका उसकी बेटी को टारगेट बनाना था। इसलिए शिया जैसे स्किल्ड आदमी को उसे मॉनिटर और प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया था। साथ ही शिया को साकुराको से करीबियां बढ़ाकर आर्म्स एक्सपोर्ट की जानकारी भी निकालनी थी ताकि वे बाकी ऑर्गेनाइजेशन से एक कदम आगे रह सकें। लेकिन असली समस्या ये थी कि भाई को लड़कियों से बात करने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। तभी मीन मजाक करते हुए कहती है कि शिया का कूल और मिस्टीरियस लुक देखकर लड़की खुद ही उस पर फिदा हो जाएगी। अगले दिन टारगेट की जानकारी के मुताबिक शिया बस में चढ़ता है, जहां उसकी मुलाकात साकुराको से होती है। बस चलने के बाद शिया नोटिस करता है कि साकुराको कुछ अजीब बिहेव कर रही है। उसे लगता है शायद उसे बुखार या कोई वायरस है। वो तुरंत अपने हिडन कम्युनिकेशन डिवाइस से टीम से पूछता है कि क्या उसे लड़की को घर वापस भेज देना चाहिए, लेकिन बाकी लोग उसे याद दिलाते हैं कि वो किसी अजनबी लड़की को ऐसे आदेश देने की पोजीशन में नहीं है। तभी सर्वेलेंस ड्रोन से सब देख रहा ओल्हाइम बताता है कि साकुराको बीमार नहीं बल्कि शर्मिंदा है। दरअसल बस में पीछे खड़ा एक बूढ़ा गंदा आदमी उसे गलत तरीके से छू रहा था। ये समझते ही शिया को एहसास होता है कि शायद ये भी उसके गार्ड ड्यूटी का हिस्सा है। कुछ देर तक पीछे से उसे परेशान करने के बाद वो आदमी हद पार करते हुए उसके शरीर को और बुरी तरह छूने लगता है। तभी शिया बिल्कुल किसी हीरो की तरह बीच में आता है। वो आदमी का हाथ पकड़कर इतनी जोर से मोड़ देता है कि उसकी हड्डी टूटने की नौबत आ जाती है और वो दर्द से चीख उठता है। आदमी को डांटने के बाद साकुराको शिया को थैंक्स बोलती है, लेकिन वो इसे बड़ी आसानी से टाल देता है और कहता है कि उसे खुद भी लड़ना सीखना चाहिए क्योंकि बैटलफील्ड में हर बार कोई बचाने नहीं आएगा। उसकी ये अजीब और जरूरत से ज्यादा सीरियस लाइन सुनकर ओल्हाइम और मीन सोचने लगते हैं कि क्या शिया ने जिंदगी में कभी किसी लड़की से बात भी की है। थोड़ी देर बाद बस एक स्टॉप पर रुकती है और वो आदमी मौका देखकर भागने लगता है, लेकिन शिया उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है और आखिरकार एक सुनसान गली में उसे पकड़ लेता है। खुद को घिरा देखकर आदमी अचानक स्टन गन निकालता है और शिया को धमकी देता है कि पास आया तो शॉक दे देगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, शिया उसकी कलाई पकड़कर
एक ही सेकंड में उसे जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वो उल्हेम से पुलिस बुलाने को कहता है। पहले तो उल्हेम मना करता है क्योंकि वे अंडरकवर मिशन पर थे, लेकिन जब शिया उसे याद दिलाता है कि वो एक असैसिन है तो आखिरकार वो मान जाता है। मामला खत्म करने के बाद शिया स्कूल पहुंचता है और रियलाइज करता है कि वो काफी देर कर चुका है। मोलेस्टर को पुलिस के हवाले करने के बाद उससे इतनी पूछताछ हुई कि उसके पास देर होने से बचने का कोई तरीका नहीं था। उल्हेम उसे तुरंत प्रिंसिपल से मिलने को कहता है, लेकिन ये सुनकर वो हैरान रह जाता है कि शिया को प्रिंसिपल का मतलब तक नहीं पता। गेरिल्लास के बीच बड़ा होने की वजह से उसने कभी स्कूल जैसी जगह देखी ही नहीं थी। तभी अपनी क्लास में बैठी मीन अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से समझाती है कि स्कूल में प्रिंसिपल किसी कर्नल जैसा होता है। ये सुनते ही शिया समझ जाता है कि ये आदमी जरूर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो तुरंत ऑफिस पहुंचकर खुद का इंट्रोडक्शन देने जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो चौंक जाता है क्योंकि सामने वाला आदमी उसे किसी भी एंगल से कर्नल जैसा नहीं लगता। प्रिंसिपल उसे बड़े प्यार से वेलकम करता है और उसके हैंडसम लुक्स की तारीफ करने लगता है। दूसरी तरफ शिया ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये बूढ़ा किस तरह की स्किल्स में एक्सपर्ट होगा। तभी प्रिंसिपल अपने कोट की पॉकेट में हाथ डालता है। ये देखकर शिया तुरंत सबसे बुरा सोच लेता है और खुद भी अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ा देता है। शुक्र है कि समय रहते उल्हाइम और मीन उसे रोक लेते हैं, वरना वहां बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। प्रिंसिपल अपनी पॉकेट से आखिरकार एक जापानीज बिजनेस कार्ड निकालता है और उसे शिया की तरफ बढ़ा देता है। शिया पूरे सम्मान के साथ वो कार्ड लेता है, जबकि प्रिंसिपल खुद का ऑफिशियल इंट्रोडक्शन देता है। इसके बाद शिया भी अपना परिचय देता है और देर से आने के लिए माफी मांगता है, लेकिन प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर शिया काफी हैरान हो जाता है क्योंकि मिलिट्री में इतनी बड़ी गलती करने पर सीधा कोर्ट मार्शल हो जाता। तभी बूढ़ा आदमी बताता है कि इसे पुलिस से पूरी घटना की रिपोर्ट मिल चुकी है और जिस तरह शिया ने उस लड़की की मदद की उससे वो काफी प्रभावित है, इसलिए वो उसकी बहादुरी की तारीफ करता है। इसके बाद वो शिया को क्लास 2B का असिस्टेंट होमरूम टीचर बना देता है, वही क्लास जिसमें साकुराको और मीन दोनों पढ़ती थीं। ऑफिस से बाहर निकलते समय शिया गलती से प्रिंसिपल को कर्नल कह देता है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी पूरी तरह चौंक जाता है। क्लासरूम की तरफ जाते हुए उल्हाइम मजबूरी में एक बार फिर कंफर्म करता है कि शिया के पास सिर्फ उसका रिवॉल्वर ही है और कोई हथियार नहीं। आखिरकार जब शिया क्लास के दरवाजे तक पहुंचता है तब मीन उसे सीक्रेटली इंस्ट्रक्ट करती है कि अंदर जाकर टीचर की तरह बिहेव करे। इसके बाद शिया दरवाजा खोलता है और जिंदगी के शायद सबसे मुश्किल दुश्मन का सामना करने तैयार हो जाता है। स्टूडेंट्स जैसे ही वो क्लासरूम में कदम रखता है पूरा माहौल बदल जाता है। लड़कियां उसकी लुक्स और मिस्टीरियस ऑरा देखकर तुरंत उस पर फिदा होने लगती हैं, जबकि लड़के साफ निराश दिखते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि नई टीचर कोई खूबसूरत महिला होगी। लड़कियां बिना रुके उस पर सवालों की बारिश शुरू कर देती हैं। कोई उसका फेवरेट फूड पूछती है तो कोई ये जानना चाहती है कि उसे कैसी लड़कियां पसंद है। मीन को पहले से पता था कि शिया स्टूडेंट्स में पॉपुलर होगा, लेकिन उसने भी इतने बड़े रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि टारगेट यानी साकुराको भी उन्हीं लड़कियों में शामिल थी जो शिया पर फिदा हो रही थीं। ये देखकर मीन तुरंत हिडन कम्युनिकेशन डिवाइस से उसे कहती है कि इस सिचुएशन का फायदा उठाने का तरीका ढूंढे, लेकिन उससे पहले शिया को खुद का इंट्रोडक्शन देना था। वो शांत आवाज में स्टूडेंट्स के सामने खुद को असिस्टेंट होमरूम टीचर और नया इंग्लिश टीचर बताता है। साथ ही ये भी कहता है कि वो 5 अलग अलग लैंग्वेजेस बोल सकता है और जिसे सीखने में इंटरेस्ट हो वो ब्रेक टाइम में उससे मिल सकता है। जैसा उम्मीद था लड़कियां उसकी चाम में पूरी तरह खो जाती है और खुलकर बोलने लगती है कि उन्हें वो कितना पसंद आया। दूसरी तरफ क्लास का एक लड़का जो साकुराको को पसंद करता था उसे नए हैंडसम टीचर को देखकर ब्लश करते देख अंदर ही अंदर जलने लगता है। यहाँ तक कि होमरूम टीचर भी उसकी क्वालिफिकेशन से काफी इम्प्रेस्ड दिखाई देती है। जब वो उससे हॉबीज के बारे में पूछती है तब शिया के दिमाग में स्नाइपिंग आता है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये नहीं बोल सकता, इसलिए वो कैजुअली कहता है कि उसे वेट ट्रेनिंग पसंद है। ये सुनकर स्टूडेंट्स और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन क्लास का एक छोटा कद वाला लड़का गुस्से और जेलसी से जल उठता है क्योंकि उसने भी पहले क्लासमेट्स को बताया था कि उसे वेट ट्रेनिंग पसंद है, लेकिन सबने उसका मजाक उड़ाया था। अब वही लोग हैंडसम टीचर की बात सुनकर इम्प्रेस्ड हो रहे थे। ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो कागज का बड़ा गोला बनाकर पूरी ताकत से शिया के सिर की तरफ फेंकता रहे ताकि उसकी कूल इमेज खराब हो जाए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि शिया पहले ही पीछे मुड़ चुका था और उसने पेपर को सिर छूने से पहले ही पकड़ लिया, फिर बिना रिएक्शन दिए कैजुअली उसे ट्रैश कैन में फेंक दिया। ये देखकर लड़कियां और ज्यादा इम्प्रेस हो गईं। ब्रेक टाइम में स्कूल की लड़कियां पूरे कैंपस में शिया को ढूंढने निकल पड़ती हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता। बाकी स्टूडेंट्स की तरह साकुराको भी उससे बात करना चाहती थी, लेकिन कुछ ज्यादा पर्सनल वजहों से। जब मीन को ये पता चलता है
तो वो तुरंत उल्हाइम से पूछती है कि क्या उसके पास शिया की सर्वेलेंस फीड है, क्योंकि उसे भी वो कहीं नहीं मिल रहा। थोड़ी देर खोजने के बाद उल्हाइम आखिरकार उसे ढूंढ लेता है, लेकिन शांति से नहीं, इसलिए वो तुरंत मीन को अलर्ट करता है। दोनों जल्दी से लोकेशन की तरफ भागते हैं, ये देखने कि आखिर हुआ क्या है। दूसरी तरफ स्कूल की एक बिल्डिंग के पीछे शिया उस स्टूडेंट से मिलता है जिसने उसे साकुराको के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। स्टूडेंट के हाथ में बेसबॉल बैट देखकर शिया कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या वो बेसबॉल क्लब में है। गुस्से में लड़का जवाब देता है कि वो गो होम क्लब में है। हमेशा की तरह क्लूलेस शिया और कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि क्या सच में ऐसा कोई क्लब होता है। ये सुनकर लड़के का पेशेंस और खत्म हो जाता है। वो सीधे कहता है कि उसे शिया पसंद नहीं, क्योंकि साकुराको उसे अलग नजरों से देखती है। शिया जवाब देता है कि उसे नहीं पता वो उसे कैसे देखती है, लेकिन उसे बेसबॉल खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए वो जा रहा है। बस यही सुनकर लड़का पूरी तरह भड़क जाता है और बैट लेकर उसके ऊपर टूट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है कि वो शिया का सिर फोड़ देगा। पहला वार आते ही शिया आसानी से बच जाता है और कामली कहता है कि वो उसकी रेंज से बाहर है। लड़का और गुस्से में लगातार कई स्विंग्स करता है, लेकिन शिया हर बार बचते हुए उसे सही तरीके से बैट चलाने की लेक्चर देने लगता है। आखिरकार खेल खत्म करने का फैसला करते हुए वो लड़के के माथे पर हल्का सा पाम स्ट्राइक मारता है और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। तभी उल्हाइम और मीन वहां पहुंचते हैं और ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि पहले दिन ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद शिया ने एक स्टूडेंट को भी पीट दिया है। स्टूडेंट को हराने के बाद शिया उसे अपने कंधे पर उठाकर स्कूल इन्फर्मरी ले जाने लगता है। हॉलवे से गुजरते समय बाकी स्टूडेंट्स ये अजीब नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग उस लड़के को क्लास 2B का डिलिंक्वेंट पहचान लेते हैं और मान लेते हैं कि वो फिर किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। वहीं दूसरी तरफ लड़कियां सिर्फ यही सोच रही थी कि ये नया हैंडसम टीचर आखिर है कौन। उल्हाइम और मीन जो उसके साथ आए थे जल्दी से सिचुएशन संभालने की कोशिश करते हैं और बाकी स्टूडेंट्स से कहने लगते हैं कि डेलिंक्वेंट बस फिसलकर गिर गया था। जब वे लोग उसे स्कूल क्लिनिक में बेड पर लेटाते हैं तब मीन गुस्से में शिया से पूछती है कि क्या उसे अंदाजा है कि उसने उन्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, लेकिन शिया बिल्कुल कैजुअली जवाब देता है कि ये सिचुएशन उसे उस समय जैसी लग रही है जब उसने अपने बूढ़े आदमी को हराने की कोशिश की थी और खुद बुरी तरह पिट गया था। तभी दोनों को एहसास होता है कि शिया सामान्य जिंदगी से कितना दूर बढ़ा हुआ है। तभी अचानक हेल्थ अटेंडेंट और प्रिंसिपल तेजी से सांस लेते हुए क्लिनिक में पहुंच जाते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने घटना की शिकायत की थी और उन्हें खुद आकर चेक करना पड़ा। जबकि अटेंडेंट लड़के की हालत देखने लगता है तब प्रिंसिपल पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। मीन तुरंत कहानी बनाते हुए बोलती है कि लड़का बनाना पील पर फिसल गया था और सिर जमीन पर लगने से बेहोश हो गया। वो आगे समझाती है कि शिया ने बस उसे उस हालत में देखा और अकेले उठाकर क्लिनिक तक ले आया, लेकिन तभी हेल्थ अटेंडेंट बीच में बोल पड़ता है कि चोट किसी मूवी वाले बनाना पील एक्सीडेंट जैसी बिल्कुल नहीं लग रही और वे लोग उसे बेवकूफ नहीं बना सकते। इसके बाद बूढ़ा आदमी अपना लंबा लेक्चर शुरू कर देता है कि वो 40 सालों से नर्स है और उसके पास कराटे का ब्लैक बेल्ट भी है। आखिर में वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि लड़के को किसी ने पाम स्ट्राइक मारा है। फिर वो सीधा शिया की तरफ देखकर आरोप लगाता है, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि उसे मार्शल आर्ट्स की नॉलेज है। प्रिंसिपल ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है, लेकिन फिर भी पेशेंटली इंतजार करता है कि शिया इसे डिनाई करेगा। दूसरी तरफ बूढ़ा अटेंडेंट लगातार दबाव डालते हुए कहता है कि स्टूडेंट के जागने से पहले उसे सच कबूल कर लेना चाहिए। हालत बिगड़ती देखकर मीन सीक्रेटली कम्युनिकेशन डिवाइस से शिया को वार्निंग देती है कि ये शांत रहने का समय नहीं है, क्योंकि सच बाहर आने पर वो सच में नौकरी से निकाला जा सकता है। लेकिन शिया बिल्कुल आराम से जवाब देता है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे यकीन है कि मामला इतना बड़ा नहीं बनेगा और वैसे भी अगर उसे निकाल दिया गया तब भी वो टारगेट को प्रोटेक्ट कर सकता है। तभी अचानक बेहोश पड़ा स्टूडेंट चीखते हुए उठ जाता है और चेक करने लगता है कि वो अभी जिंदा है या नहीं। थोड़ी देर बाद वो समझ जाता है कि वो स्कूल क्लिनिक में है। अटेंडेंट तुरंत उससे पूछता है कि क्या शिया ने उसके साथ ये किया था। लड़का एक पल के लिए सोचता है कि सच बता दे, लेकिन फिर किसी वजह से चुप रहने का फैसला करता है। बूढ़ा आदमी उसकी चुप्पी को डर और इंटिमिडेशन समझ लेता है, इसलिए वो पुलिस को असॉल्ट केस रिपोर्ट करने के लिए फोन निकालता है। लेकिन सबको हैरान करते हुए लड़का उसे रोक देता है और कहता है कि उसे चोट गिरने से लगी थी, इसलिए बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं। अटेंडेंट को साफ लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो और पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन डेलिंक्वेंट चिढ़कर उसे दांत रहित बूढ़ा कह देता है और अपने काम से काम रखने को बोलता है। जैसा उम्मीद था, बूढ़े आदमी का सारा गुस्सा असली घटना से हटकर उसकी बदतमीजी पर चला जाता है। क्लिनिक से बाहर निकलते समय डेलिंक्वेंट शिया के पास से गुजरते हुए धीरे से कहता है कि वो उससे इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा, लेकिन उसी लड़के के खराब बिहेवियर की वजह से पूरी टीम
आराम से सिचुएशन क्लियर करके बिना किसी सजा के वहां से निकल जाती है। बाहर आते हुए शिया कैजुअली कहता है कि रेप्यूटेशन बचाने के मामले में डेलिंक्वेंट्स और मर्सनरीज काफी एक जैसे होते हैं। उसने गैम्बल इसी बात पर खेला था कि वो लड़का नहीं चाहेगा कि पूरे स्कूल में खबर फैले कि एक नए टीचर ने उसे आसानी से हरा दिया। ये सुनकर ओल्हाइम और मीन काफी इंप्रेस हो जाते हैं और मान लेते हैं कि शिया सच में कोई ऑर्डिनरी मर्सनरी नहीं है। इसके बाद टीम फिर से अपनी प्रिंसेस की प्रोटेक्शन ड्यूटी शुरू करने का फैसला करती है। रास्ते में मीम मजाक करते हुए उनकी मिशन टीम को मैरियो ब्रदर्स जैसी बताती है, लेकिन हमेशा की तरह शिया जोक समझ ही नहीं पाता। दूसरी तरफ एक सस्पिशियस स्टूडेंट दूर से सकुराको का पीछा कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अगर वो उसे पकड़ ले तो पूरी दुनिया उसकी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद टीम सकुराको को स्कूल लॉकर रूम के पास शूज बदलते हुए देखती है और समझ जाती है कि वो घर जाने वाली है। तभी ओल्हाइम जापानीज कल्चर पर सवाल उठाता है कि जब स्कूल में क्लीनर्स मौजूद है तो स्टूडेंट्स को शूज बदलने की क्या जरूरत है, लेकिन मीन उसे इग्नोरेंट कहकर चिढ़ाने लगती है और दोनों फिर आपस में बहस शुरू कर देते हैं। इसी दौरान सकुराको बाहर जाने लगती है। तभी शिया अचानक कुछ अजीब नोटिस करता है और तुरंत ओल्हाइम और मीन को रुकने का इशारा देता है। वो बताता है कि जहां बाकी स्टूडेंट्स लॉकर रूम छोड़ चुके हैं वहीं एक लड़का अब भी वहीं खड़ा है और सबसे सस्पिशियस बात यह है कि वो सीधे सकुराको के शू लॉकर के पीछे खड़ा था। दूसरी तरफ वो क्रीपी स्टूडेंट लॉकर के नीचे छोटा सा पीप होल सेटअप कर रहा था ताकि बिना शक पैदा किए सकुराको की सीक्रेटली फोटोज ले सके। तभी अचानक वो उसके इंडोर शूज उठाकर ऐसे सूंघने लगता है जैसे उसकी जिंदगी उसी पर टिकी हो। ये देखकर शिया उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ओल्हाइम और मीन तुरंत सिचुएशन समझ जाते हैं और उससे कहते हैं कि उस लड़के को छोड़ दे। वे समझाते हैं कि वो बस एक परवर्ट है जिसे जापान में हेंटाई कहा जाता है। हालांकि ये शब्द अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था, फिर भी शिया को इसका मतलब बिल्कुल नहीं पता था। दूसरी तरफ वो अजीब लड़का शूज सूंघते हुए अपने दिमाग में अजीब फैंटेसी सोच रहा था जहां सकुराको एक स्ट्रिक्ट डोमिनेट्रिक्स की तरह थी और वो उसका सर्वेंट बना हुआ था। ओल्हाइम कंफ्यूज्ड खरे शिया को समझाता है कि दुनिया में कुछ ऐसे मेंटली खराब लोग भी होते हैं जो दूसरों की चीजें चुराकर उनके बारे में फैंटेसीज बनाते हैं, लेकिन असल में उनसे बात करने की हिम्मत तक नहीं रखते। लेकिन शिया इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं होता। उसे लगता है कि इतना अजीब इंसान जरूर किसी बड़े मोटिव के साथ काम कर रहा होगा, इसलिए वो खुद उससे इंटेरोगेशन करने का फैसला कर लेता है। जब शिया वहां से निकलता है तब मीन को चिंता होती है कि कहीं वो कुछ ज्यादा ना कर दे, लेकिन ओल्हाइम उसे रोकते हुए कहता है कि शिया को दुनिया समझने के लिए ऐसी चीजें खुद एक्सपीरियंस करनी जरूरी है। फिर वो मीन को साकुराको के पीछे जाने और उससे दोस्ती करने को कहता है ताकि आगे मिशन आसान हो सके। इसके बाद मीन वहां से निकल जाती है और ओल्हाइम शिया के पीछे जाता है ताकि मामला ज्यादा ना बिगड़े। दूसरी तरफ वो क्रीपी स्टूडेंट रास्ते में चलते हुए साकुराको की सीक्रेटली ली गई फोटोज देख रहा था। तभी अचानक पीछे से डिस्गाइज पहने शिया आता है और उसके सिर पर प्लास्टिक बैग डाल देता है। फिर उसे धमकी देता है कि अगर जिंदा रहना चाहता है तो चुपचाप कोऑपरेट करे। डरा हुआ लड़का तुरंत मान जाता है, इसलिए शिया उसे एक सुनसान वेयरहाउस में ले जाकर चेयर से बांध देता है। इसके बाद वो ब्रोकन ग्लास दिखाकर उससे पूछताछ शुरू करता है और पूछता है कि उसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया है, लेकिन लड़का पूरी तरह क्लूलेस दिखाई देता है। तब शिया दुनिया की कई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम गिनाने लगता है और पूछता है कि वो किस ग्रुप से है। वो लड़के को बताता है कि उसने ऐसी काउंटलेस ऑर्गेनाइजेशंस के एजेंट्स को मार डाला है और अगर उसने साकुराको को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसका भी वही हाल होगा। डर से कांपता हुआ लड़का तुरंत कहता है कि उसका उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन शिया फिर भी भरोसा नहीं करता। वो अक्यूज करता है कि लॉकर रूम में वहां साकुराको के शूज में पॉइजन या एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़का रोते हुए समझाता है कि मॉडर्न जापान में आम लोगों को ऐसी चीजें मिल ही नहीं सकती। फिर भी शिया इंटेरोगेशन को अगले लेवल पर ले जाने का फैसला करता है। वो लड़के से कहता है कि अब वो उसकी गर्दन की स्किन काटेगा। अगर वो डर कर रिएक्ट करता है तो इसका मतलब वो साकुराको को टारगेट करने वाला एजेंट है, लेकिन अगर वो सह लेता है तो इसका मतलब उसके और भी खतरनाक इरादे हैं। ये सुनते ही पहले से डरा हुआ लड़का और पैनिक करने लगता है। तभी शिया फेक अटैक करता है और लड़का डर के मारे खुद पर पेशाब कर देता है और बेहोश हो जाता है। उसके रिएक्शन से शिया कंफर्म कर लेता है कि वो कोई एजेंट नहीं है। थोड़ी देर बाद ओल्हाइम वहां पहुंचता है और शुक्र मनाता है कि शिया ने सच में उस लड़के को चोट नहीं पहुंचाई। दोनों उस स्टूडेंट को बस स्टॉप पर छोड़ देते हैं ताकि होश आने के बाद वो खुद घर जा सके। इसके बाद वे फिर से साकुराको की प्रोटेक्शन ड्यूटी पर लौट जाते हैं। दूसरी तरफ मीन साकुराको तक पहुंचती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे वह भी उसी रास्ते जा रही हो, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दूर एक प्रोफेशनल स्नाइपर साकुराको पर गोली चलाने के आदेश का इंतजार कर रहा है। जैसे ही स्नाइपर देखता है कि मीन उसके पास पहुंच गई है,
वो परफेक्ट मौका मिलने तक इंतजार करने का फैसला करता है। उधर सिचुएशन से पूरी तरह अनजान मीन साकुराको से मेकअप और लड़कियों वाली बातें करने लगती है। वो खुद को जापान में पढ़ने आई फॉरेन स्टूडेंट बताती है। जब उसे पता चलता है कि जापानीज स्कूल्स में मेकअप अलाउड नहीं है, तब वो चिढ़ जाती है और स्कूल सिस्टम को जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट कहने लगती है। वो कहती है कि विदेशों में स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से कपड़े पहनते हैं, जैसे चाहे वैसे रहते हैं और कुछ तो स्मोक भी करते हैं। ये सुनकर साकुराको हैरान रह जाती है कि बाहर की दुनिया में इतनी फ्रीडम होती है, लेकिन बातें करते करते उसे पता ही नहीं चलता कि वो सड़क के किनारे पहुंच चुकी है और अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। सामने से तेज स्पीड में गाड़ी आ रही थी और वो लगभग सड़क पर गिरने ही वाली थी। तभी उलहाइम अचानक पहुंचकर उसे बचा लेता है। हालांकि गाड़ी के पानी से उसका पूरा कपड़ा भीग जाता है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साकुराको सुरक्षित थी। शॉक्ड साकुराको तुरंत उसे थैंक्स बोलती है और उसकी कपड़े खराब होने के लिए माफी मांगती है, लेकिन उलहाइम आंख मारते हुए कहता है कि वो तो एक प्रिंसेस है और प्रिंसेस को बचाना उसका फर्ज था। साकुराको जल्दी से कहती है कि वो कोई प्रिंसेस नहीं है, लेकिन उलहाइम ड्रामा करते हुए बोलता है कि क्रिएशन के 7 दिनों में भगवान ने सभी महिलाओं को प्रिंसेस बनाया है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर किस करने की कोशिश करता है। तभी मीन, जो काफी देर से उसे साकुराको पर लाइन मारते देख रही थी, स्ट्रीट फाइटर की चुनली की तरह उसे जोरदार किक मारकर गिरा देती है। फिर गुस्से में कहती है कि जापान में किसी लड़की के हाथ को किस करना अलाउड नहीं है। इसके बाद दोनों फिर एक दूसरे के देशों और आदतों का मजाक उड़ाते हुए लड़ने लगते हैं। ये सब देखकर साकुराको हंस पड़ती है और कहती है कि वो दोनों भाई बहन की तरह लड़ते हैं। इसी बीच असैसिन्स आपस में क्वाइटली बात करते हैं और मीन को उलहाइम से पता चलता है कि कोई साकुराको को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ रूफटॉप पर बैठा स्नाइपर फिर से साकुराको पर निशाना साधता है, लेकिन तभी अचानक शिया वहां पहुंचकर उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। स्नाइपर वही खत्म हो जाता है और शिया सोचने लगता है कि आखिर ये लोग कौन है और क्या वे साकुराको को किडनैप करना चाहते हैं। उसी रात साकुराको के कमरे में उसकी मेड केन नोटिस करती है कि साकुराको बार बार गहरी सांसें ले रही है और किसी बात में खोई हुई है। इसलिए वो पूछती है कि आखिर बात क्या है। साकुराको तुरंत शर्म से घबरा जाती है, लेकिन केन उसे याद दिलाती है कि उसके पिता ने उसे नाम से बुलाने को कहा था। थोड़ी झिझक के बाद साकुराको ऐसा करती है और तब जाकर नाराज मेड शांत होती है। इसके बाद केन उसे याद दिलाती है कि उसे कुजो फैमिली की बेटी होने का गर्व कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनका परिवार हायान एरा से चला आ रहा एक नोबल परिवार है। डांट खाने के बाद साकुराको अचानक केन से पूछती है कि क्या वो कभी प्यार में पड़ी है। पहले तो केन समझ ही नहीं पाती कि वो क्या पूछ रही है, लेकिन जब उसे एहसास होता है तब वो समझाने लगती है कि कुजो फैमिली का हिस्सा होने की वजह से रिश्ते कितने मुश्किल हो सकते हैं। साकुराको तुरंत घबराकर कहती है कि वो खुद प्यार में नहीं है, लेकिन केन मुस्कुराकर बताती है कि फैमिली में ऐसा कोई रूल नहीं जो किसी कॉमनर से प्यार करने से रोकता हो। वो कहती है कि मेड होने से पहले वो भी एक औरत है और प्यार में पड़ी हर लड़की की एलाय है। फिर वो साकुराको का हाथ पकड़कर पिंकी प्रॉमिस करती है और कहती है कि वो उसके फैसले का सपोर्ट करेगी। ये सुनकर साकुराको खुशी से भर जाती है क्योंकि उसे आखिरकार एक एलाय मिल गई थी, लेकिन वो ये नहीं सुन पाती कि केन मन ही मन उम्मीद कर रही थी कि जिस आदमी से साकुराको प्यार करती है वो एक अच्छा जेंटलमैन निकले। दूसरी तरफ वही जेंटलमैन प्रैक्टिस अरीना में खड़ा डमीज पर फायरिंग कर रहा था और उसकी हर गोली सीधे बुलजाई पर लग रही थी। मीन जब टारगेट्स चेक करती है तो नोटिस करती है कि सारी गोलियां थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ है, इसलिए वो कंफ्यूज होकर पूछती है कि इसे बुलजाई क्यों कहते हैं। उलहाइम मीन को ह्यूमन एनाटॉमी का डायग्राम दिखाते हुए समझाता है कि इंसान का दिल शरीर के लेफ्ट साइड में होता है। ये सुनकर मीन शर्मिंदा हो जाती है और उसे शो ऑफ करने वाला इंसान कहकर चिढ़ाने लगती है। इसके बाद उलहाइम शिया की तारीफ करते हुए कहता है कि उसकी शूटिंग स्किल इतनी खतरनाक है कि वो ओलंपिक्स में आराम से गोल्ड मेडल जीत सकता है, लेकिन शिया ओलंपिक्स को एमेच्योर कंपटीशन कहकर डिसमिस कर देता है और कहता है कि वो एक प्रोफेशनल है, इसलिए ऐसी जगह हिस्सा नहीं लेना चाहता। फिर वो उलहाइम से एनिमी ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी मांगता है, लेकिन उसका ढीला रिस्पॉन्स देखकर शिया सीधे पूछ बैठता है कि आखिर उलहाइम का काम क्या है। तब उलहाइम खुद मान लेता है कि असली इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट तो मीन है। दोनों उसकी तरफ देखते हैं और जैसे ही उसे एहसास होता है कि उससे जवाब मांगा जा रहा है, वो बताती है कि उसने अपने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लिए हैं। अभी तक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई सॉलिड लीड नहीं मिली। शिया सिचुएशन एनालाइज करते हुए कहता है कि जिस ग्रुप के पास स्नाइपर अरेंज करने की ताकत है वो कोई मामूली ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। वो यह भी बताता है कि जिस स्नाइपर को उसने मारा था वो ट्रेन्ड सोल्जर था और उसके पास मौजूद स्नाइपर राइफल कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कैजुअली जापान में लाया जा सके। फिर वो वेपन की फोटोज देखकर
उसका नाम, मैन्युफैक्चरिंग ईयर और कंट्री तक पहचान लेता है। यह देखकर उलहाइम कहता है कि अगर इसमें ड्रैगोनोव राइफल शामिल है तो शायद उन्हें अंदाजा हो सकता है कि इसके पीछे कौन है। लेकिन मीन तुरंत एक्स निकालकर उसे इडियट कहती है और बोलती है कि कोई भी समझदार इंसान सड़क पर खून लगी कुल्हाड़ी लेकर नहीं घूमेगा। दोनों फिर बहस शुरू कर देते हैं। आखिरकार तीनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सिर्फ वेपन ओरिजिन से ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढना इम्पॉसिबल है, इसलिए फिलहाल उन्हें सिर्फ एनिमी मूव्स पर रिएक्ट करना होगा। इसके बाद शिया सीसीटीवी फुटेज चालू करते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है कि फिलहाल उनका काम सकुराको की सुरक्षा करना और लास्ट बॉस के कांटेक्ट का इंतजार करना है। दोनों उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन तभी उलहाइम की नजर सीसीटीवी में कपड़े बदलती हुई सकुराको पर पड़ जाती है और वो खुशी से स्क्रीन घूरने लगता है। लेकिन अगले ही पल टीवी बंद हो जाता है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे मीन पिस्टल पकड़े खतरनाक नजरों से घूरती दिखाई देती है। उलहाइम जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि वो बस अपनी मार्क्समैनशिप प्रैक्टिस कर रही है। अगले ही पल गोलियां हवा चीरते हुए निकलती है और उलहाइम जान बचाकर इधर उधर भागने लगता है। उधर दोनों की लड़ाई के बीच शिया अपने अडॉप्टिव फादर के दिए हुए इस अजीब मिशन के बारे में सोचने लगता है। बाकी मिशंस की तरह इस बार कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं था। पहले उसके सारे मिशन सिंपल होते थे, टारगेट खत्म करो और वापस आ जाओ। लेकिन इस बार सब कुछ धुंधला था। वो सोचने लगता है कि क्या सच में उसका काम सिर्फ सकुराको को प्रोटेक्ट करना है या इसके पीछे कुछ और बड़ा छिपा है। दूसरी तरफ कहीं और एक मिलिट्री स्क्वाड अपना सप्रेशन मिशन पूरा कर चुकी थी, जबकि बाकी सोल्जर्स जीत सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी उनमें से एक क्यूरियस सैनिक बिल्डिंग के अंदर लास्ट बॉस को ढूंढने जाता है। वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि बूढ़ा आदमी आसमान की तरफ देखता हुआ खोया हुआ था। सोल्जर उससे पूछता है कि वो क्या सोच रहा है। तब लास्ट बॉस कहता है कि वो यह सोच रहा था कि क्या वही रात का आसमान जापान तक भी फैला हुआ है। उसी रात शिया अपने अतीत का सपना देखता है, कैसे प्लेन क्रैश के बाद उसके अडॉप्टिव फादर ने उसे मौत के किनारे से उठाया था और कैसे ब्रूटल ट्रेनिंग देकर उसे एक परफेक्ट वॉरियर बनाया था। बड़ा होने तक शिया ने बैटलफील्ड में इतना खून बहाया कि लोग उसे क्रिम्सन कहने लगे। उस समय बैटलफील्ड पर क्रिम्सन की आग हर दुश्मन को जला देती थी, लेकिन अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं वही आग एक दिन उसे खुद ही राख ना बना दे। अगली सुबह वो बिना कपड़ों के उठता है और हल्का वर्कआउट शुरू करता है, लेकिन तभी बदकिस्मती से उलहाइम बिना नॉक किए कमरे में घुस आता है और उसकी आंखों में ऐसा नजारा बस जाता है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। घबराकर वो कहता है कि अब अपनी आंखें शुद्ध करने के लिए उसे कम से कम 6 अलग अलग लड़कियों के साथ डेट पर जाना पड़ेगा। जब शिया स्कूल के लिए तैयार होने लगता है तब वो उलहाइम से पूछता है कि क्या वो ऐसी मिशंस में अच्छा है। उलहाइम घमंड से कहता है कि वो तो ऐसा मिशन एक दिन में पूरा कर सकता है। फिर शिया पूछता है कि वो उसके कमरे में आया ही क्यों था। तब उलहाइम अचानक उससे चिपक जाता है और कहता है कि उसे उसकी चिंता हो रही थी। जापान की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। इसके बाद वो शिया को साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है ताकि वे स्कूल साथ जा सके। कुछ देर बाद दोनों स्कूल पहुंचते हैं। क्लासरूम में शिया स्टूडेंट्स को इंग्लिश नॉवेल पढ़कर सुना रहा था, लेकिन लड़कियां उसकी आवाज और लुक्स पर पूरी तरह फिदा हो चुकी थी। मीन नोटिस करती है कि सकुराको का चेहरा पूरा लाल हो चुका है, इसलिए वो उसे क्यूट कहकर चिढ़ाने लगती है। दूसरी तरफ हिडेकी नाम का एक लड़का शिया से चिढ़ने लगता है क्योंकि सारी लड़कियां उस पर मर रही थी। वो मन ही मन सोचता है कि उसे लुक्स नहीं बल्कि इंसान की प्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है और काश वह भी इतना पॉपुलर होता। उसी समय फ्यूज टीचर को घूरता रहता है जबकि सकुराको उसे एडमिरेशन से देखती रहती है। बाद में उसी दिन रेस्टरूम में हिडेकी फ्यूज के पास जाता है और उसके चेहरे का गुस्सा देखकर कहता है कि वो उसकी साइड पर है। फ्यूज कंफ्यूज होकर याद दिलाता है कि हिडेकी तो अकेला रहने वाला लड़का है। हिडेकी यह मान लेता है, लेकिन फिर अचानक अपने अमीर होने का घमंड दिखाने लगता है। फ्यूज यह मान लेता है कि हिडेकी सच में बहुत अमीर है। तब हिडेकी उससे आइडिया देता है कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो वो पैसे देगा और फ्यूज शहर के सारे डिलिंक्वेंट्स बुलाकर शिया की पिटाई करवा सकता है। फ्यूज कुछ पल सोचता है और तुरंत इस प्लान को पसंद कर लेता है। दोनों हाथ मिलाकर अलायंस बना लेते हैं। इसके बाद फ्यूज पूरे शहर के डिलिंक्वेंट्स को कांटेक्ट करता है और जॉब के बदले पैसे देने का वादा करता है। ये सुनते ही अलग अलग गैंग्स अपनी बाइक्स और व्हीकल्स लेकर एक्साइटेड होकर वहां पहुंचने लगती हैं। अगले दिन जब सकुराको बस से उतरकर स्कूल की तरफ चलती है तब आसपास के स्टूडेंट्स हमेशा की तरह उसकी खूबसूरती देखकर उसे एडमायर करने लगते हैं। दूसरी तरफ स्कूल से थोड़ी दूर खड़ी एक बस के अंदर उलहाइम और मीन अपने ड्रोन से सकुराको पर नजर रख रहे थे। वहां उलहाइम उसकी ब्यूटी की तारीफ करता है और यहाँ तक कि मीन को भी स्टाइलिश तरीके से मानना पड़ता है कि सकुराको उससे ऊपर है। हालांकि वो ग्रामर घुमाकर खुद को उम्मीद देने की कोशिश करती है कि उसके पास अभी भी चांस है, लेकिन उलहाइम
उसका इल्यूजन तोड़ देता है और दोनों फिर लगभग लड़ने लगते हैं। तभी उल्हेम कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि सकुरा को इतनी केयरलेस क्यों रहती है, क्योंकि उसकी पोजीशन के हिसाब से उसे गार्ड्स के साथ चलना चाहिए, ना कि अकेले स्कूल आना चाहिए। इस पर मीन उसे याद दिलाती है कि इसी वजह से तो वे लोग हायर्ड है। लेकिन उल्हेम कहता है कि पावरफुल लोगों के साथ एनवॉयज और बॉडीगार्ड्स होते हैं। तब मीन समझाती है कि एटोरी स्कूल के रूल्स स्टूडेंट्स को व्हीकल से आने की अनुमति नहीं देते, वहां क्लासिज्म अलाउड नहीं है और हर सोशल क्लास के बच्चे साथ पढ़ते हैं। वो आगे बताती है कि स्कूल का मोटो इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस है, लेकिन उल्हेम इसे अमीर बच्चों को कॉमन लोगों से सीख दिलाने का तरीका समझता है। फिर मीन बताती है कि सकुराको के पिता शुरू में चाहते थे कि उनकी बेटी यूनिवर्सिटी तक ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़े, लेकिन सकुराको ने खुद एटोरी ने आने की जिद की थी। ड्रोन से उसे देखते हुए उल्हेम कहता है कि वो सिर्फ चलकर ही आसपास के हर आदमी को अपनी तरफ खींच लेती है। तब मीम मजाक में कहती है कि यही हाल शिया का भी है। दोनों ड्रोन कैमरा से शिया को स्कूल की तरफ आते देखते हैं और नोटिस करते हैं कि लड़कियां फिर से उस पर फिदा हो रही है। उल्हेम दोनों पॉपुलर लोगों को देखते हुए कहता है कि अगर वे किसी दूसरे समय में पैदा हुए होते तो शायद किसी रॉयल कपल की तरह लगते। मीन आधी बात मान लेती है, लेकिन फिर कहती है कि जब भी प्रिंस और प्रिंसेस प्यार में पड़ते हैं तब मुसीबत जरूर आती है। तभी वो उल्हेम को ड्रोन कैमरा आगे घुमाने को कहती है और जैसे ही वो ऐसा करता है उन्हें फ्यूज कई डिलिंक्वेंट्स के साथ शिया का रास्ता रोकते दिखाई देता है। फ्यूज मजाक उड़ाते हुए शिया को ग्रीट करता है, लेकिन शिया बिल्कुल कैजुअली जवाब देता है। टीचर का यह काम बिहेवियर देखकर फ्यूज और चिढ़ जाता है, लेकिन फिर भी रास्ता नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ ड्रोन से देख रहे मीन और उल्हेम इनडायरेक्टली फ्यूज को केवमैन कहकर मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि पिछली बार अकेले पिटने के बाद इस बार वो रीइंफोर्समेंट लेकर आया था। तभी उल्हेम कहता है कि असली समस्या यह है कि लेजेंडरी क्रिम्सन के सामने नंबर्स का कोई मतलब नहीं होता। शिया सिचुएशन समझ आता है, इसलिए वह अपनी टाई उतारता है और फ्यूज से कहता है कि कहीं शांत जगह चलकर बात करते हैं। फ्यूज तुरंत मान जाता है और सब लोग रिवर बैंक पहुंच जाते हैं। वहां फ्यूज घमंड से कहता है कि वे लोग शिया से 20 अगेंस्ट 1 की संख्या में ज्यादा है, इसलिए उसके पास जीतने का कोई चांस नहीं। फिर वह शिया को ऑप्शन देता है कि अगर वह रोकर माफी मांग ले तो शायद उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन सबको हैरान करते हुए शिया वही कंडीशन उन्हें वापस दे देता है और कहता है कि वह नहीं चाहता था कि उन्हें लड़ना पड़े क्योंकि वह उनका टीचर है। ये सुनकर सारे डिलिंक्वेंट्स हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि शिया को मैथ नहीं आती। तभी फ्यूज सिर्फ 2 शब्द बोलकर अटैक का आदेश दे देता है। सारे डिलिंक्वेंट्स तुरंत शिया पर टूट पड़ते हैं, लेकिन शिया उन्हें ऐसे पीटना शुरू करता है जैसे ये उसके लिए सुबह की एक्सरसाइज हो। वह एक एक करके सबको परफेक्टली गिराता जाता है और बाकी लोग डरने लगते हैं। कुछ लोग घबराकर कहते हैं कि शिया इंसान ही नहीं है, लेकिन शिया कामली जवाब देता है कि वह इंसान ही है, बस बैटलफील्ड में ट्रेन हुआ है। जैसे जैसे वह बाकी लोगों को भी गिराता जाता है वैसे वैसे दूसरे पैनिक करने लगते हैं और चिल्लाते हैं कि उन्हें पहले किसी ने नहीं बताया था कि शिया इतना खतरनाक है। फ्यूज गुस्से में उन्हें यूजलेस कहता है और बाइकर्स को आदेश देता है कि बाइक चढ़ाकर शिया को खत्म कर दो। एक डिलिंक्वेंट तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करता है और पूरी स्पीड में इंग्लिश टीचर की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन अगले ही पल जो होता है उसे देखकर हर कोई शॉक हो जाता है, क्योंकि शिया बाइक के ऊपर पैर रखकर राइडर को ऐसे किक मारता है जैसे फुटबॉल को उछाल दिया हो। फिर वह खुद बाइक उठाकर उस पर बैठ जाता है। ये देखकर फ्यूज का दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है और वह बाकी लोगों को अटैक करने का आदेश देता है, लेकिन शिया अचानक रेजिंग बुल की तरह बाइक चलाते हुए सीधे फ्यूज की तरफ दौड़ पड़ता है और उसकी नाक से कुछ इंचेस दूर आकर बाइक रोक देता है। डर के मारे फ्यूज पसीने से भीग जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है, फिर भी टफ बनने की कोशिश करता है। तब शिया कैजुअली कहता है कि उसे शुक्र मनाना चाहिए कि जापानीज बाइक्स में अच्छी सिक्योरिटी सिस्टम्स होती है। इसके बाद टीचर उनसे पूछता है कि क्या वे अब भी लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। यह सुनकर सारे डिलिंक्वेंट्स एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ी देर सोचते हैं और आखिरकार सबसे समझदारी वाला फैसला लेते हुए फ्यूज को गुड बाय बोलकर वहां से भाग जाते हैं। फ्यूज अपने साथियों के भाग जाने पर पूरी तरह शॉक हो जाता है और उन्हें वापस आने का आदेश देता है, लेकिन वे उल्टा उसे ही कावर्ड कहकर चुप करा देते हैं, क्योंकि वह खुद लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था। जो कुछ लड़के अभी भी वहां खड़े थे वे भी फ्यूज को समझाते हैं कि अब हार मान लेना ही बेहतर है, क्योंकि जब वे 20 लोग मिलकर भी शिया को नहीं हरा पाए तो अब कोई चांस नहीं बचता। ये सुनकर फ्यूज गुस्से में दांत पीसता है और फिर शिया को फाइटर कहकर चिल्लाता है। शिया शांत आवाज में पूछता है कि आखिर वह चाहता क्या है, फिर कैजुअली उसे कावर्ड कह देता है। फ्यूज मान लेता है कि शिया लड़ाई में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर पूछता है कि क्या उसके पास गट्स भी है। शिया कंफ्यूज होकर पूछता है कि उसका मतलब क्या है। तब फ्यूज चिकन रेस का चैलेंज देता है। वह दूसरी बाइक पर बैठ जाता है और बताता है कि दोनों वॉल की तरफ फुल स्पीड में बाइक चलाएंगे और जो पहले ब्रेक लगाएगा वही लूजर होगा। ये सुनते ही मीन
गुस्से से भर जाती है क्योंकि शिया ने इतनी बेवकूफ़ी भरी चैलेंज एक्सेप्ट कर ली थी, इसलिए वह तुरंत उलहाइन से कनेक्ट करने को कहती है। जैसे ही ऑडियो जुड़ता है वह शिया से पूछती है कि क्या वह सच में ये रेस करने वाला है। शिया बिना हेजिटेशन हाँ कह देता है। तब मीन उसे इडियट कहती है और बोलती है कि वह चाहे तो अभी उन सबको पीट कर मामले को खत्म कर सकता है। फिर वह पूछती है कि अगर गलती से वह रेस हार गया तो क्या करेगा, लेकिन शिया आराम से कहता है कि वह ब्रिज क्रॉस करने के बाद पता चल जाएगा। इतना कहकर वह ऑडियो डिस्कनेक्ट कर देता है। मीन गुस्से में उलहैम पर चिल्लाती है कि शिया ने ऑर्डर्स वायलेट कर दिए हैं और अगर बॉस को पता चला तो बहुत बुरा होगा। वह फिर ऑडियो रिकनेक्ट करने को कहती है, लेकिन इस बार उलहैम मना कर देता है। मीन उसे बेवकूफ कहकर मारती है, लेकिन उलहैम शांत रहकर कहता है कि शिया कभी नहीं हारेगा। फिर उसे वह दिन याद आता है जब फ्यूज ने शिया पर हमला किया था और बाद में शिया उसे खुद इन्फर्मरी तक उठाकर ले गया था। तब उलहैम ने पूछा था कि वह उस लड़के के साथ इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रहा है। तब शिया ने साउथ अमेरिका के जंगल वाले दिनों की कहानी सुनाई थी। उसने बताया था कि उनकी यूनिट में एक बहुत छोटा लड़का शामिल हुआ था जिसे अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए युद्ध में उतरना पड़ा। शिया और लास्ट बॉस ने उसकी उम्र कम होने के बावजूद उसे साथ रहने दिया क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। धीरे धीरे शिया उस लड़के के करीब आ गया और उसे जापानीज सिखाने लगा, लेकिन जिस दिन उसने उसे जापानीज में गुड बाय कहना सिखाया उसके अगले ही दिन वह लड़का युद्ध में मारा गया। अब शिया फ्यूज की मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि वह उसी मरे हुए लड़के की याद दिलाता था। रेस शुरू होने से पहले उलहैम देखता है कि फ्यूज के ट्रैश टॉक करने के बावजूद शिया मुस्कुरा रहा है और वह सोचता है कि शायद शिया मर्सनरी से ज्यादा टीचर बनने के लिए बना है। तभी वहां बारिश शुरू हो जाती है और दोनों अपनी बाइक्स रेव करने लगते हैं। रेफरी घोषणा करता है कि जैसे ही वह हवा में फेंका गया कैन जमीन पर गिरेगा, रेस शुरू हो जाएगी। मीन को इस रेस को लेकर बहुत बुरा फीलिंग आने लगता है, लेकिन उलहैम उसे शांत करते हुए कहता है कि आखिर शिया अब टीचर है। मीन उसकी बात काटते हुए कहती है कि वह अभी भी लेजेंडरी मर्सनरी ही है। फिर भी उलहैम शिया का सपोर्ट करता है और कहता है कि शायद वह एक लेजेंडरी टीचर भी बन सकता है। कुछ सेकंड्स बाद रेफरी कैन हवा में फेंकता है और उसके जमीन पर गिरते ही दोनों राइडर्स फुल स्पीड में निकल पड़ते हैं। शिया तुरंत फ्यूज को पीछे छोड़ देता है और वॉल की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। फ्यूज भी स्पीड बढ़ा देता है और उसके साथ ही डरने लगते हैं कि कहीं वह सच में मर ना जाए, लेकिन शिया बिल्कुल नहीं घबराता और वॉल करीब आने के बावजूद स्पीड कम नहीं करता। ये देखकर मीन पैनिक करने लगती है क्योंकि इतनी स्पीड में टकराने पर फ्यूज की मौत तय थी। दूसरी तरफ उलहैम फ्यूज की गट्स की तारीफ करता है, लेकिन मीन डरती है कि अगर फ्यूज मर गया तो शिया की टीचिंग करियर खत्म हो जाएगी। उलहैम फिर भी कॉन्फिडेंट रहता है और कहता है कि ऐसा तभी होगा जब शिया उस लड़के को छोड़ दे, लेकिन वह जानता था कि शिया ऐसा कभी नहीं करेगा। जैसे जैसे दोनों वॉल के करीब पहुंचते हैं, शिया फ्यूज की तरफ देखता है और समझ जाता है कि ये लड़का सिर्फ स्कूल में अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहा है। आखिरी पल में फ्यूज डर के मारे ब्रेक लगा देता है क्योंकि उसे अपनी मौत सामने दिखाई देने लगती है। उसी मोमेंट शिया बाइक से छलांग लगाकर उसे बचा लेता है। वह खुद मीट शील्ड बनकर फ्यूज को प्रोटेक्ट करता है, जबकि दोनों बाइक्स जोरदार धमाके के साथ वॉल में टकरा जाती है। इसके बाद शिया माथे पर चोट लगने के बावजूद उठता है और सबसे पहले चिंता से पूछता है कि फ्यूज ठीक है या नहीं। फ्यूज होश में आकर देखता है कि वह सुरक्षित है और समझ जाता है कि शिया ने उसे बचाया था। शिया उसे देखकर राहत की सांस लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन पूरी तरह कंफ्यूज्ड फ्यूज पूछता है कि आखिर उसने उसे बचाया क्यों। उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। तब शिया समझ जाता है कि फ्यूज की सारी हरकतों के पीछे उसकी अकेलापन है। फ्यूज दांत भींचते हुए कहता है कि उसे उसकी सिंपैथी नहीं चाहिए। फिर उसे अपना अतीत याद आता है जहां उसके पेरेंट्स ने कभी उसकी परवाह नहीं की और उसे हमेशा अकेले ही जीना पड़ा। तब शिया उसके पास आता है और कहता है कि जिस दुनिया में वो पला बढ़ा है वहां बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि वे वैल्यूएबल कॉम्बैट एसेट्स और लेबर फोर्स माने जाते हैं। वो बताता है कि उसने ऐसी दुनिया देखी है जहां बच्चों की जान पंख से भी हल्की समझी जाती थी, लेकिन फ्यूज के लिए असली समस्या ये है कि उसने कभी किसी तक हाथ बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। इतना कहकर शिया उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और फ्यूज हैरान रह जाता है क्योंकि शायद पहली बार किसी ने सच में उसकी चिंता की थी। फिर शिया उससे कहता है कि वो अकेला नहीं है और अगर कभी उसे गुस्सा आए या किसी चीज पर फ्रस्ट्रेशन हो तो वो उसके पास आ सकता है। अगर लड़ाई करनी हो तो वो जितनी बार चाहे उससे लड़ सकता है। ये सुनकर फ्यूज रो पड़ता है और शिया का हाथ पकड़कर हामी भर देता है। ये सब देखकर मीन मान लेती है कि शिया की हॉट ब्लडेड पर्सनैलिटी सच में अलग है। वो भी अब उलहैम की तरफ मानने लगती है कि शिया कैरेक्टर से बाहर जाकर कुछ नहीं कर रहा, बल्कि यही उसका असली स्वभाव है। बाहर रिवरबैंक से लौटते हुए फ्यूज पूछता है कि क्या शिया अभी अभी उनके टाउन में शिफ्ट हुआ है। फिर वो ऑफर करता है
कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो मदद करेगा। शिया अपनी अजीब मिलिट्री लैंग्वेज में जवाब देता है जिसे फ्यूज मुश्किल से समझ पाता है। दूसरी तरफ मीन रियलाइज करती है कि अब ऑर्गेनाइजेशन को शिया और फ्यूज की इस पूरी केओस को क्लीन अप करना पड़ेगा। और सबसे खराब बात यह थी कि ये जिम्मेदारी उसी के सिर आने वाली थी। जब दोनों वापस स्कूल की तरफ चल रहे थे तब दूर खड़ा हाइडेकी उन्हें घूरता है और फ्यूज को कावर्ड कहकर कोसने लगता है। फिर वो मन ही मन फैसला करता है कि अब वो किसी भी हालत में शिया को अकेडमी से निकलवा कर ही रहेगा। कुछ दिनों बाद हाइडेकी अपने कमरे में साकुराको की पोर्ट्रेट को गले लगाकर उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसके घर की मेड्स पहले से सूचना देने के बाद उसका कमरा साफ करने अंदर आ जाती है। हाइडेकी तुरंत घबराकर पोर्ट्रेट को ढक देता है और लगभग पकड़े जाने की शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है। फिर वो गुस्से में उन औरतों पर चिल्लाने लगता है कि उसकी परमिशन के बिना कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे हुई। यहाँ तक कि वो उन्हें नौकरी से निकलवाने की धमकी भी दे देता है। वो मेड्स को तुरंत कमरे से निकल जाने का आदेश देता है और उनके बाहर जाते ही वे घर के दूसरे हिस्सों की सफाई करते हुए आपस में बात करने लगती है कि अगर उन्होंने हाइडेकी का कमरा साफ नहीं किया तो घर का मालिक बहुत नाराज होगा। तभी दूसरी मेड कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी हमेशा काम में इतना व्यस्त रहता है कि मुश्किल से घर लौटता है, और जब लौटता भी है तो सीधे इज्जो वाली विला में चला जाता है जहां वो अपने फेवरेट वास को चमकाने में लगा रहता है। ठीक उनकी बातों की तरह उसी समय हाइडेकी का पिता अपने बेहद कीमती वास को एडमायर कर रहा था, जिसे वो काकीमोन नाम का नेशनल ट्रेजर कहता है। दूसरी तरफ मेड्स हाइडेकी के बिहेवियर से पूरी तरह परेशान थी, क्योंकि पैसे के घमंड में वो जो चाहे करता था। यहाँ तक कि घर में कुक्स होने के बावजूद बाहर से खाना ऑर्डर करता था। उनकी बातें सुनकर हाइडेकी चिढ़ जाता है और उन्हें लो लाइव्स कहकर इंसल्ट करता है। वो कहता है कि उसके अलाउंस का इस्तेमाल कैसे होगा यह बताने का हक उन्हें नहीं है। मेड्स उसे घूरती है और मन ही मन कसम खाती है कि वे अपने बच्चों को कभी उसके जैसा बिगड़ा हुआ नहीं बनने देंगे। एक हफ्ते बाद म्यूजिक क्लास में साकुराको पियानो बजा रही होती है और उसकी परफॉर्मेंस खत्म होते ही पूरी क्लास जोरदार तालियां बजाने लगती है। दूसरी तरफ उल्हाइन और मीन हमेशा की तरह कंफर्म करते हैं कि साकुराको के आसपास सब नॉर्मल है। दोनों बात करते हैं कि स्नाउबर इंसिडेंट के बाद से सब कुछ काफी पीसफुल चल रहा है। तभी मीन क्यूरियस होकर पूछती है कि सुबह से शिया कहीं दिखाई क्यों नहीं दिया। तब उल्हाइन उसे बताता है कि प्रिंसिपल इस समय शिया की अच्छी खासी क्लास लगा रहा है। ये सुनते ही मीन तुरंत म्यूजिक रूम छोड़कर निकल जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल ताजाकी ने शिया को बुलाया था। उधर प्रिंसिपल ऑफिस में ताजाकी शिया से कहता है कि उसके खिलाफ एक सीरियस मामला खड़ा हो गया है। शिया हमेशा की तरह प्रिंसिपल के सामने बिल्कुल रिजिड मिलिट्री अंदाज में बिहेव करता है, जैसे किसी कर्नल से बात कर रहा हो। वो सीधे पूछता है कि आखिर उसने किया क्या है। तब ताजाकी उसे रिवर बैंक वाली लड़ाई की फोटोज दिखाता है जिसमें वो डिलिंक्वेंट्स को पीटता नजर आ रहा था। लेकिन शिया आराम से कहता है कि वो तो बस उस दिन की एक्स्ट्रा करिकुलर लेसन की तस्वीरें हैं और उसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। तब ताजाकी बताता है कि ये फोटोज पीटीए में सर्कुलेट हो चुकी है। पीटीए का नाम सुनकर भी शिया क्लूलेस रहता है और उसे नेटो जैसा कोई एशियन ऑर्गेनाइजेशन समझ बैठता है। लेकिन प्रिंसिपल उसे समझाता है कि ये पेरेंट्स और टीचर्स एसोसिएशन है। फिर भी शिया ज्यादा सीरियस नहीं होता। तब ताजाकी उसे चेतावनी देता है कि पीटीए को हल्के में मत लो, क्योंकि इस समय उसकी पावर प्रिंसिपल से भी ज्यादा है। ये बात सुनकर शिया को ऐसा शॉक लगता है जैसे कैनन सीधा पास हो गया हो, क्योंकि जिस प्रिंसिपल का पावर है मानता था वही पीटीए के सामने पावरलेस निकला। इसके बाद ताजाकी उसे पीटीए प्रेसिडेंट मिसेस ओशीमा के बारे में बताता है, जो एक प्रेफेक्चरल असेंबली मेंबर की पत्नी है। डेमोक्रेसी वाले सिस्टम से जोड़कर शिया उनकी ताकत को समझने की कोशिश करता है। तभी ताजाकी उसे एक मिस्टीरियस लेटर दिखाता है जिसमें शिया को स्कूल से डिसमिस करने की मांग की गई थी, वरना उसकी स्टूडेंट्स के साथ फाइट्स वाली वीडियोस इंटरनेट पर लीक करने की धमकी दी गई थी। ये समझते ही कि मामला उसके मिशन को खतरे में डाल सकता है, शिया तुरंत इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करता है। वो यकीन से कहता है कि फ्यूज इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि खुद पीटीए के पास जाए, इसलिए जरूर कोई तीसरा आदमी था जिसने उस दिन उसे डिलिंक्वेंट्स इकट्ठा करने में मदद की थी। शिया उसी हिडन थर्ड पार्टी पर शक करता है और प्रिंसिपल को भरोसा दिलाता है कि वो इस मामले की जड़ तक पहुंचकर रहेगा। मीटिंग खत्म होने के बाद शिया अपने टीममेट से मिलता है और उन्हें सारी जानकारी देता है। तब तक साकुरा को अपनी एक्स्ट्रा लेसन्स के लिए स्कूल से जल्दी निकल चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद मिसेस ओशीमा स्कूल में पेपर्स सर्कुलेट करवाने लगती है जिनमें शिया के स्टूडेंट्स को पीटने वाली फोटोज थी। उसने उसकी आंखों पर ब्लैक मार्क लगा दिया था, जैसे इससे डेफर्मेशन रुक जाएगी। ये सब देखकर उल्हेम क्यूरियस होकर पूछता है कि इतनी टेंशन वाली सिचुएशन में भी शिया इतना रिलैक्स्ड क्यों दिख रहा है और आखिर वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा। दूसरी तरफ मीन सिचुएशन को ज्यादा सीरियस मानती है, इसलिए वो सीधे शिया से पूछती है कि पीटीए के खिलाफ उसका एक्चुअल प्लान क्या है। पूरी तरह क्लूलेस शिया
पीटीए को नेटो का स्कूल वर्जन कह देता है, लेकिन उसके टीममेट्स तुरंत समझ जाते हैं कि उसे अब तक ये भी नहीं पता कि पीटीए असल में होता क्या है। तब ओल्हेम उसे समझाता है कि पीटीए एक ऑडिटिंग बॉडी है जो स्कूल के रूल्स और ऑर्डर पर नजर रखती है। ये सुनते ही शिया आराम से कहता है कि फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि वो खुद भी ऑर्डर ठीक करने वाली साइड में है। ओल्हेम कंफ्यूज होकर उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है। तब शिया पूरी सीरियसनेस के साथ कहता है कि वो तो बस बच्चों को एजुकेशनल गाइडेंस दे रहा था, लेकिन मीन उसकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं होती और याद दिलाती है कि उस गाइडेंस में काफी लोग घायल भी हुए थे। वो कहती है कि ये कोई हॉट ब्लडेड टीचर ड्रामा नहीं है और अब दुनिया वैसी नहीं रही। तभी ओल्हेम मजाक में कहता है कि फिर उन्हें शिया का एरा खुद बनाना पड़ेगा। दोनों इसी तरह बहस करते रहते हैं। तभी उल्हिम पूछता है कि क्या उसे उस पूरे इंसिडेंट के पीछे वाले आदमी की जानकारी मिल गई। मीन हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि उसने कल्प्रिट ढूंढ लिया है। फिर वो उन्हें हिडेकी मॉगी की फोटोज दिखाती है, जो एक अमीर बिगड़ा लड़का था और जिसने पूरा सेटअप करके शिया को फंसाने के लिए वीडियो तक रिकॉर्ड की थी। ओल्हेम पूछता है कि आखिर हिडेकी का मोटिव क्या था। तब मीन बताती है कि हिडेकी को सकुरा को पर क्रश है, इसलिए वो नेचुरली शिया से नफरत करने लगा, क्योंकि स्कूल की सारी लड़कियां उसी पर फिदा थी। ये सुनकर उल्हेम सिचुएशन को ट्रबलसम बताता है, क्योंकि हिडेकी को सामान्य डिलिंक्वेंट्स की तरह पीट कर सीधा नहीं किया जा सकता था, वरना वो और ज्यादा दुश्मनी पाल लेता। मीन उसकी बात मानते हुए कहती है कि फिर भी उन्हें ये मामला सॉल्व करना ही होगा। दोनों सोल्यूशन सोच ही रहे थे कि तभी काफी देर से चुपचाप रिपोर्ट पढ़ रहा शिया अचानक किताब बंद करता है और कहता है कि वह ये पूरा प्रॉब्लम 1 या 2 दिन में खत्म कर सकता है। दोनों हैरानी से उससे प्लान पूछते हैं और शिया उन्हें डिटेल्स बताता है। उसी शाम हिडेकी फ्यूज से मिलने पहुंचता है और गुस्से में पूछता है कि आखिर इतने पैसे देने के बाद भी वह शिया को हटाने में क्यों फेल हो गया। वह फ्यूज पर चिल्लाता है कि वह टीचर के सामने दुम हिलाने लगा है, लेकिन फ्यूज शांति से कहता है कि शिया कोई बुरा इंसान नहीं है। यह सुनते ही हिडेकी और भड़क जाता है और फ्यूज से कहता है कि वह होश में आए, क्योंकि वह किसी सोप ऑपरा में नहीं है। फिर वह उसे अपना पब्लिश किया हुआ आर्टिकल दिखाता है और कहता है कि अब बस थोड़े समय की बात है जब शिया स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फ्यूज आर्टिकल को देखकर बस इतना कहता है कि अब उससे बात करना बेकार है। फिर वह उसके कंधे पर हाथ रखता है और वहां से जाते हुए कहता है कि उसे उम्मीद है कि एक दिन हिडेकी बदल जाएगा और जिस दिन ऐसा हुआ वे दोनों साथ में आर्केड खेलने जाएंगे। ये सुनकर हिडेकी गुस्से से जमीन पर पैर पटकता है और फ्यूज को कावर्ड कहता है। वह उसे गरीब आदमी कहकर इंसल्ट करता है, जो सिर्फ उसके पैसे के पीछे घूमता था। अकेला रह जाने के बाद हिडेकी मन ही मन सोचता है कि लोग सिर्फ शिया के अच्छे चेहरे की वजह से उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, इसलिए अब वह तय करता है कि वही टीचर को असली नरक का स्वाद चखाएगा। उसी रात शहर की सड़कों पर डिस्गाइज में घूमते हुए तीनों एजेंट्स एक गाड़ी में नजर आते हैं और पीछे की सीट पर हिडेकी बंधा हुआ और मुंह बंद किए आंसू बहा रहा होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करके अपनी राय बताओ और ऐसे ही मजेदार रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।